अब मसला ये होता है कि छोटा बच्चा वो बता तो नहीं सकता कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही या वो ऊंचा सुनता है, और जब पेरेंट्स को रियलाइज़ होने लगता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पानी सरों से गुजर चुका होता है। तो इसीलिए आज हमने ये सेगमेंट रखा है ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हों और आप तक पहुँचे ताकि ये जो मसाइल हैं इनका आपको सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तारर जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, हमें तो पता नहीं है या माओ को पता नहीं होता कि इनको ट्रीट किस तरह से करना है। क्या इनके साथ कुछ मसला, कुछ तो ऐसा है कि पैदाइशी ऐसा होता है, कुछ पैदाइश के बाद ये हेयरिंग सेंस जो है वो डैमेज हो जाती है। तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं या क्या ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता चल सके कि बच्चे के साथ ये हेयरिंग इशू है? बहुत मेहरबानी, आपने मुझे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट हमारे माशरे के टॉपिक पे बात करने के लिए इनवाइट किया है। आई एम सो ग्रेटफुल। ये इतना बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में कि जितना भी इस पे बात करें उतनी ही कम है। कुछ तो जेन्युइन मसाइल हैं जिनकी वजह से सफरिंग लंबी हो रही है, कुछ इनके बारे में मालूम नहीं है लोगों को कि करना क्या है। वो समझते हैं जैसे एक बच्चा बड़ा होकर खुद ब खुद बातें कर लेता है। ये कॉमन सेइंग है हमारी सोसाइटी में कि बच्चा बड़ा होकर खुद ही बोल लेगा। ये माइंड सेट ये भी बहुत मसाइल पैदा कर रहा है। अब कमिंग टू द प्रॉब्लम ऐसा है कि दुनिया सारी में एक सिंपल सा तरीका बन गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट उसको कहते हैं। जो ही कोई बच्चा पैदा होता है उसका स्क्रीनिंग हियरिंग टेस्ट हो जाता है। उससे पता चल जाता है कि हियरिंग ठीक है कि नहीं। अब जब पता चल गया कि हियरिंग है ठीक तो नो प्रॉब्लम। अब पता चल गया कि प्रॉब्लम है, उसका इलाज हो जाएगा, देन अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। और इलाज भी पहले साल के अंदर ही करना शुरू कर देना चाहिए। अगर लेट करें तो स्पीच लेट हो जाती है। जो हियरिंग थोड़ी बहुत बची कई लोगों में होती है वो ज़ाया होने लग जाती है इस्तेमाल ना हो सकने की वजह से। तो इसलिए वो जो उसके डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं जिससे वो बाकी बची हियरिंग ज़ाया होना, स्पीच का डेवलप ना होना, सोसाइटी का प्रॉपर हिस्सा ना बन सकना, एक इंटेलिजेंट बच्चा बच्ची जो बड़े यूज़फुल सिटीज़न बन सकते हैं बड़े होकर, अदरवाइज़ अगर ट्रीट हो जाएं टाइम पे पहले साल के अंदर शुरू हो जाएं तो यूज़फुल सिटीज़न बनने की बजाय वो बिल्कुल वेस्टेड हो जाता है। उसको गूंगा बहरा करके लोग फारिग कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो एक बोझ बन जाता है सोसाइटी पे जो कि बड़ा इंटेलिजेंट अदरवाइज़ बाकी से सारी ठीक, सिर्फ एक पहलू हियरिंग ना होने की वजह से या पूरी ठीक ना होने की वजह से वो बोल नहीं सका और अब उसको हमने इग्नोर करके साइड लाइन कर दिया। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें ज़रूर ज़हन में रख लेना। एक तो पहली बात कि स्क्रीनिंग हर बच्चे की जो पैदा हो दुनिया में लॉ बन गया है कि वो होनी चाहिए। मैं फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में शादमान में काम करता हूँ। वहाँ हमने रूल बना लिया हुआ है, अमल शुरू हो गया है कि हर पैदा होने वाला वहाँ पे डिलीवर होने वाले बच्चे का हियरिंग स्क्रीनिंग होती है। दिस इज़ ए यूनिक प्लेस इन लाहौर जहाँ पे स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। तो वहाँ हर बच्चे के लिए स्क्रीनिंग, और वो बहुत महंगा भी नहीं और बहुत मुश्किल भी टेस्ट नहीं है। बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे की हियरिंग कैसी है। तो एक काम तो ये प्रैक्टिकल स्टेप ले लिया गया है और इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह। सर ये चीज़ सिर्फ फातिमा मेमोरियल तक ही है, जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मैंडेटरी नहीं है या खुद से करवाना पड़ता है? अभी नहीं है मैंडेटरी कि वो उसमें किसी ना किसी को एफर्ट करके बनाना पड़ता है या गवर्नमेंट को रूल्स ऐसे बना दे कि हर एक के हों और उस पर अमल होना शुरू हो जाए। लेकिन जब मेरा बस चला मैंने करा दिया। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं कि जिनके भी यहाँ अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है, तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो स्क्रीन टेस्ट उनका लाजमी होना चाहिए ताकि इस तरह की, और इसमें सर सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, हेयरिंग भी, स्पीचिंग भी और हर चीज़ है ना जी। इसमें जो पहला काम ये है कि अगर किसी बच्चे का हमें पता चलता है हियरिंग स्क्रीनिंग हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो फिर उस बच्चे को देखा जाता है। मैं उस बच्चे को देखता हूँ, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हों फिर उसको हल करने की कोशिश की जाती है और वो अल्लाह करता हल हो जाते हैं। ठीक है, किसी का आज कुछ करना है, किसी का कल कुछ करना होगा, किसी का कोई 1-2 दिन ठहर के कुछ करना होगा, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि मामलात हैंडल हो जाते हैं। एक पहलू ये, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जिनको हमें ज़हन में रखना है ये चीज़ जानने के लिए भी कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो उससे बचा भी कैसे जा सकता है, अवेयरनेस जनरल लेवल पे कैसे हो सकती है। कुछ फैमिलीज़ में हियरिंग के मसाइल होते हैं कि किसी के बच्चे जो पैदा हुआ है उसके माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी न किसी को कोई हियरिंग प्रॉब्लम या कोई कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ रही हो, वो पैदाइशी होने का इम्कान होता है, बच्चों में आ जाती है जेनेटिकली कि नस्ल में कुछ चलता आ रहा है, हो जाएगा। दूसरा, कज़न मैरिजेज़ हमारे मुल्क में बहुत हैं
जहाँ कज़न मैरिजेस कंटिन्यूसली चल रही हों वहाँ हीयरिंग के मसाइल आना भी शुरू हो जाते हैं, दूसरे मसाइल भी आते हैं, लेकिन हीयरिंग भी उनमें से एक है, बड़ा कॉमन है। जहाँ कज़न मैरिज नस्ल दर नस्ल चल रहे हों वहाँ ये होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तो उन बच्चों को तो ज़रूर स्क्रीन कर लेना चाहिए। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ कभी बीमार हुई हो, माँ को कुछ मेडिसिन लेनी पड़ी हो, या बीमारी को पहले से चल रही हो, कुछ ट्रीटमेंट भी चल रहे हों, जब ये ऐसा चल रहा है तो उस सूरत में उस तरह के बच्चों को ज़रूर स्क्रीन कर लेना चाहिए, पैदाइश के फ़ौरन बाद देख लेना चाहिए। इसी तरह पैदा होने के वक्त कोई मसला आ गया हो, बच्चा नीला हो गया हो, पीला हो गया हो, जैसे यरकान हो तो पीला हो जाता है, सांस की दिक्कत हो, गर्दन के गिर्द कार्ड आ जाए या कोई और वजह बन जाए, वो जो बच्चे नीले हो जाते हैं उनकी भी हीयरिंग बड़ी सेंसिटिव होती है, हर एक की सेंसिटिव होती है, तो वो मुतासर हो लेती है। तो नीले पीले होने वाले बच्चों पे नज़र रखनी है। बच्चा पैदा होने के बाद ICU में रहा, उसको मेडिसिन मिली किसी बीमारी की वजह से, नीला भी हुआ या नहीं, पीला हुआ या नहीं, लेकिन किसी और बीमारी की वजह से ICU में रहा, उसको मेडिसिन भी मिलती रही, बीमारी भी लगी, तो बीमारी की वजह से भी और मेडिसिन की वजह से भी जो पॉसिबिलिटी है हीयरिंग का लॉस होने की, उस पर नज़र रखनी है। उनका हीयरिंग टेस्ट भी कर लेना चाहिए और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते रहना चाहिए। उसके अलावा जो ही बच्चा बड़ा होता है उसकी कुछ अपनी बीमारियाँ जैसे गर्दन तोड़ बुखार हो जाए या और इस तरह के इन्फेक्शस डिजीज़, वायरल इन्फेक्शंस हैं, कई सारी हैं, मम्प्स है, रुबेला है, देयर सो मैनी एक्चुअली। तो उन बीमारियों का भी ज़हन में रखना होता है कि पैदा होने से पहले, ड्यूरिंग बर्थ, उससे पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, बर्थ के दौरान, पैदा होने के बाद बीमारियां लगने वाली, उसके बाद चोटें लगने वाली बड़ा ज़रूरी है। इंजरीज होती हैं, बच्चे गिरते हैं, सर पे चोट लगने से हीयरिंग तो अल्टीमेटली ब्रेन में होती है, कहीं हेड इंजरी हो, कान का ट्रामा हुआ हो, उसके पे नज़र रखनी है। उसको यरकान पहले बात होगी, नीला होना पहले हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। स्पीच सेंस भी डैमेज होती है क्योंकि ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है ना, तो जिनकी हेयरिंग सेंस अगर डैमेज होती है तो वो डफ एंड डम दोनों हो जाते हैं, या अगर किसी की हेयरिंग सेंस डैमेज है तो वो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता, और स्पेशली जो बच्चे बहुत लेट बोलते हैं उनका क्या इशू होता है? ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हियरिंग और स्पीच का चोली दामन का साथ है, जो सुनते नहीं हैं वो बोलते नहीं हैं। तो इसलिए जो वो कहा जाता है कि तंदवा लेट कर देता है बात करना, वो बात ठीक नहीं है। तंदवे का कोई ख़ास रोल नहीं है स्पीच के डिले में। रियली अच्छा, हाँ जी, रोल है हियरिंग ना होने का, ब्रेन ठीक ना होने का, ऑटिज़म हो या और ब्रेन की बीमारियाँ, ये दो मेजर बीमारियों की वजूहात हैं जिन वजह से हियरिंग मुतासर और स्पीच मुतासर होती है। तो इस पे नज़र रखना होती है कि तंदवे का कोई ख़ास रोल नहीं है स्पीच डिले वाले में। एक बात तो ये तय होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो रिस्क फैक्टर जिनकी बात कर रहे थे, बच्चा जब ज़रा बड़ा हो रहा है उसको चोटें लगें सर पे, कहीं और ऊंचे शोर से एक्सपोजर हो जाए, लाउड नॉइज़ हियरिंग लॉस करता है, तो इसलिए उस पर नज़र रखनी है। कुछ एक्वायर्ड बीमारियां जैसे कान की बीमारियां होती हैं, नाक गले की बीमारियां, कान में मादा बन जाए, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन कहते हैं, उससे हो जाता है। कान जैसे बहने लग जाते हैं, डिस्चार्ज होता है कानों में, दोनों में सुराख करके पर्दों में, या कुछ और अंदर बीमारियां होती हैं जो काबिल इलाज हैं। कुछ लोग हमारे कहते हैं कि बीमारी बाहर निकला या डिस्चार्ज निकला है, तो बीमारी नहीं बाहर निकली, बीमारी है जिसकी वजह से ये पस बाहर निकली है, और वो बीमारियाँ ख़तरनाक भी हो सकती हैं, उनका भी टाइम पे इलाज करें तो मामला बेहतर हो जाते हैं। एक पहलू ये हो गया कि इस तरह की सारी बीमारियां अल्लाह का शुक्र है काबिल इलाज हैं और वो मुमकिन है। अब जो उसका इफ़ेक्ट एक होता है स्पीच पे, अगर बच्चा ठीक नहीं सुनता तो बोलेगा नहीं। स्पीच के माइलस्टोन्स अल्लाह पाक ने जिस तरह बनाए हुए हैं सब इंसानों के लिए, पहले चंद महीनों में बच्चा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, जब नॉइज़ आता है उसकी तरफ वो उस तरफ आंखें मोड़ता है या आहिस्ता आहिस्ता फिर सर घुमाना शुरू करता है, फिर स्टार्टल इस तरह की उससे पहले, और फिर एक्चुअली हेड टर्न कर लेना, फिर देखना कि माँ मेरी मुझसे क्या कह रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैबलिंग करते हुए कुछ लफ्ज़ पहले साल के अंदर अंदर शुरू हो जाते हैं, सिंपल वर्ड्स, मामा, बाबा, नाना, दादा, इस तरह के सिंपल वर्ड्स पहले साल के अंदर शुरू हो जाते हैं। जब पहला साल मुकम्मल होता है तो ये सारे बच्चे ये लफ्ज़ कह लेते हैं, सारे, कुछ इससे ज़्यादा भी, लड़कियां खासकर अच्छी होती हैं बातें करने में, वो कुछ इससे ज़्यादा लफ्ज़ भी कह लेती हैं। दिस इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ। जो ही साल के हो जाते हैं इन लफ्ज़ों से बच्चे आगे बढ़ते हैं, 2-3 माह और ऐड कर लें, कुछ लफ्ज़ और ऐड होते जाएंगे, और 2-3 माह ऐड कर लें, 2 साल के अंदर अंदर बच्चे ढेर सारे सिंगल वर्ड्स कह लेते हैं, आसान सारे तकरीबन, और कुछ मुश्किल लफ्ज़ भी कह लेते हैं। और 2 साल मुकम्मल होने पे सादा लफ्ज़ों वाले फ़िक्रे 2-3 ज़रूर बच्चे कह लेते हैं, सिंपल वर्ड्स and simple sentences, but a few difficult words as well.
आप 2 साल के बाद 2-3 माह और ऐड करते जाएं, मुश्किल लफ्ज़ और बढ़ते जाएंगे, सादा लफ्ज़ जुमले हो चुके हैं, फिर जुमले बनते जाते हैं। 3 साल पे जुमले भी सारे हो जाते हैं, मुश्किल लफ्ज़ भी सारे हो जाते हैं, इजी लफ्ज़ ऑलरेडी हो चुके हैं और ये वक्त में सब इंस्टॉल हो जाता है। उसको फीडिंग इन टाइम करना है, जो कि पहले साल के पहले महीनों में शुरू हो जाती है। बच्चा माँ के पेट में सुन रहा होता है, तो इसलिए उस वक्त भी उससे बात करें तो बड़े ध्यान से करें, अच्छी बात कर लें ताकि बच्चे पे बुरा असर ना पड़े। और कुछ मुल्कों ने कर लिया है, तो इसलिए सो इम्पोर्टेंट बच्चा एट बर्थ उस द बेस्ट हियरिंग टाइम किसी का भी बर्थ वाला है जिसको बिल्कुल कोई डैमेज नहीं हुआ नॉर्मल हियरिंग है, तो उससे उसको। अच्छा सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं कुछ ज़रा नॉर्मल नहीं होते, स्पीच देर से शुरू होती है, हेयरिंग का मसला है, चलना देर से शुरू होते हैं, फिर छोटे बच्चे हैं वो स्नोरिंग कर रहे होते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स क्यों अब इतने ज़्यादा हो गए हैं? मदर की हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ये चीज़ें पैदा होती हैं। जी, इसमें जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उसको एक दूसरे अंदाज में वही बात कर लेते हैं कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। जैसे जेनेटिक में कुछ हो गया, फिर नस्लों में शादियाँ चली आ रही हैं, कज़न मैरिजेस वाला, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स में से एक है। इसी तरह जो खुराक है, बाज़ का शुरू में माँ को पता भी नहीं चलता, फर्स्ट फ्यू वीक्स के प्रेगनेंसी है, और वो जो लाइफस्टाइल उनका चल रहा होता है वो चल रहा होता है। हाँ। और जब पता चलता है तो उस वक्त ऑलरेडी जो हियरिंग अंदर बन रही होती है वो पहले फ्यू वीक्स में अल्लाह पाक का ये सिस्टम है कि बहुत जल्दी हियरिंग बन जाती है। फर्स्ट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर तो बहुत कुछ हियरिंग का मुकम्मल हो चुका होता है। तो वो मामला पहले जो महीने अनअवेयर मामला चल रहा होता है, उसकी वजह से खुराक के मामला, कुछ और लाउड नॉइज़ के मामला, कुछ बीमारियों के मामला, सादा ज़ुकाम जैसी बीमारियां, गला ख़राब वाली बीमारियां हियरिंग को मुतासर कर लेती हैं, पेट में भी और पैदा होने के बाद भी। तो इसलिए उन पे तो नज़र रखना होगी। फिर जो ये आर्टिफिशियल डाइट आ गई, केमिकल्स वाली, प्रिजर्वेटिव्स वाली, जो जल्दी और खालिस ना होना खुराक का, दे आर काजिंग प्रॉब्लम्स। जंक फूड है, बाकी चीज़। एग्जैक्टली, ये सारे, इनमें कई सारे केमिकल्स हैं जो पॉइजनस कहलाते हैं। केमिकल्स मीन्स बेसिकली पॉइजन्स, और वो जब हजम हो के ब्लड में जाते हैं तो बच्चे तक भी पहुंचते हैं, उसके कानों पे भी पहुंचते हैं। कान बड़े सेंसिटिव होते हैं तो उसको मुतासर करते हैं। इसी तरह बाकी नर्वस टिश्यू को भी, बाकी मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी मुतासर करती हैं ये केमिकल्स वाले फूड। अगर खालिस खुराक खाएं, टेंशन से बच के रहें, परेशानियां हर तरह की उनसे ज़हन की परेशानियां हों तो बच्चे पे असर पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बीमारियां हों तो उसका पड़ेगा। तो वो असरात, लाइफस्टाइल का असर पड़ेगा। घर में कोई परेशानी बन गई नहीं है, मुल्की मसाइल की परेशानी किसी को बन गई कि उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इन सारी चीज़ों का अगर ज़हन अपसेट हो गया माँ का, तो वो असर तो बच्चे पे करेगा। एब्सोल्युटली। लास्टली डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि हमारे जो ख़वातीन हमें सुन रही हैं, अगर कोई बच्चा जिसको लगता है कि हेयरिंग सेंस बिल्कुल ठीक है और वो सुन रहा है ठीक, लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो क्या उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? जी, उसमें हमें एक चीज़ बड़ी ज़हन में रखनी है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऊंचा बोलने का रिवाज है जी। ऊंचा बोला हुआ सुनने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा सुन रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ऊंचा बोला हुआ बच्चा सुन रहा है। ये फिक्रा याद रख ले। बिल्कुल। विस्पर किया हुआ है, नहीं, इसको उर्दू में या पंजाबी में क्या कहते हैं? सरगोशी। ये 2.5 से 3 फुट के फासले से बच्चे को बगैर देखे सुननी चाहिए। एक कान, आपका ये कान है तो इधर से बात हो, इतने फुट दूर देख ना रहा हो बच्चा, दूसरा है तो उधर से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये तो घर में कोई भी बंदा चेक कर ही सकता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये कोई मॉडरेट हियरिंग का लेवल इसको हम कहते हैं, नॉर्मल बात करने वाला, वो भी इतने फासले से बच्चे को सुन लेना चाहिए बगैर। ये टेस्ट तो घर में भी बंदा कर ही सकता है। एब्सोल्युटली। शोर ना हो, खामोशी हो उस कमरे में, ये टेस्ट करके स्लाइटली सामने के बजाय पीछे और साइड पे करके कर लें तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर जाएगा अगर सुन रहा है। एक दूसरा, अगर नहीं कर रहा, इतना सुना हुआ, तो उस काबिल इलाज है, उसका इलाज हो सकता है। इस पॉइंट पे घर से जल्दी निकलना चाहिए, विद इन फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंदर अंदर इलाज शुरू करना चाहिए। एक मैसेज है बड़ा स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। ये तो याद रखना होगा। एक बात होगी कि हियरिंग की वजह से जो हमारा असेसमेंट प्रॉपर नहीं है, लोग समझते हैं सुनता है चूँकि ऊंचा बोलती है सोसाइटी, तो वो सही सुन नहीं रहा होता, इसलिए मसला होता है। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो सुनने में रुकावट बनाती हैं, वो भी काबिल इलाज हैं। अगर टाइम पे उनका डायग्नोज कर लें, ट्रीटमेंट कर लें, वो भी ठीक हो जाता है। दूसरा, ब्रेन की बीमारियां, ऑटिस्टिक होना बच्चे का, या ज़हनी और कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बच्चा, जिसके जनरल माइलस्टोन सारे लेट होते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट है। उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, कोई माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो माइल्ड वाले उसके भी ठीक तरह अल्लाह करता है हो जाते हैं, मॉडरेट वालों में से कुछ बेहतर हो जाते हैं, और जो सीवियर वाले हैं उनमें ज़्यादा मसाइल आते हैं, वो सारे बहुत बेहतर नहीं हो पाते, लेकिन उनकी तादाद कम है। तो एटलीस्ट जो उनमें से बेहतर होने वाले हैं वो तो मैनेज कर सकते हैं।
सर बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया है, और पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी।